उसने कहानी लिखी जिसमें कल्पना नहीं सच्चाई थी। कहानी छपी और चर्चित हुई। इस कहानी से अनूप का चरित्र तो खुला ही, वह भी एक्सपोज हो गई। लोग इस सत्य को जानने के बाद कि अनूप से उसके रिश्ते अंतरंग थे, उसे कुछ दूसरी ही दृष्टि से देखने लगे। आनंद को तो झोला उठाकर भागने का अवसर मिल गया, जबकि इस सत्य को वह विवाह पूर्व ही उन्हें बता चुकी थी। शायद इसी सत्य का उन्हें लाभ भी मिला था, अन्यथा वे कल्पना में भी उस जैसी स्त्री को नहीं पा सकते थे। सबसे अधिक आहत हुए अनूप। इल्ज़ाम लगाने लगे, तुमने मुझे बदनाम किया, हमारे रिश्ते को पोस्टर बनाया, मेरी गलत छवि पेश की, सस्ती लोकप्रियता के लिए तुमने ऐसा किया। वह सोचने लगी, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया उसने? क्या एक स्त्री की छवि पुरुष की छवि से कमतर होती है? उसकी जिंदगी को तबाह कर, उसे अकेलेपन का अभिशाप देकर भी वे आहत हैं। क्या उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश की कि वह कैसे जी रही है, किन हालातों से गुजर रही है? वे तो बस यह सोच रहे हैं कि उसने उन्हें महिमा मंडित क्यों नहीं किया, क्यों उनके स्वार्थ को मजबूरी का नाम नहीं दिया, क्यों उनकी स्त्री जनित कमजोरी का खुलासा किया। कितने कमज़ोर हैं वे, सब कुछ छिपकर करना चाहते हैं, प्यार को गुनाह की तरह निभाना चाहते हैं। माना आज उनकी गृहस्थी है, पर जब उनका प्रेम चल रहा था तब भी तो वे ऐसे ही थे, शायद इससे भी ज़्यादा। उसे याद है, विवाह से पूर्व वे उसे घर बुलाते, पर भयभीत भी रहते कि कोई जान न पाए। बहन से सारी खिड़कियां दरवाजे बंद रखने को कहते। एक दिन बहन ने गर्मी के कारण एक खिड़की खोल दी तो उसे तो डांट पड़ी ही, वह भी चपेट में आ गई। बहन तो नासमझ है, पर आपको तो ध्यान रखना चाहिए। वह आहत हो गई थी कि ये खिड़कियां तब तो बंद नहीं रखते जब उनके गांव गिराव की लड़कियां आती हैं। उसी में ऐसा क्या है? क्या चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है या फिर कुछ और? वह अक्सर सोचती, आखिर पुरुष ऐसे रिश्ते बनाता ही क्यों है जो दुनिया से छिपानी पड़े? वह समाज में प्रतिष्ठा भी पाना चाहता है और ऐसे रिश्तों के लिए ललकता भी है। एक तीर दो निशाने, हर तरफ से घाटे में रहती है स्त्री। पत्नी है तो प्रेमिका से, और प्रेमिका है तो पत्नी से भयभीत। शायद असुरक्षा की भावना ही उन्हें भयभीत करती है। रात को वह उनकी बहन के साथ सो रही थी। डबल बेड था। उनकी बहन चादर ताने एक कोने में सिमटी हुई थी। अनूप के कमरे और इस कमरे के बीच एक दरवाज़ा था जो दोनों तरफ से खुलता था। अनूप रात के भोजन के समय से ही उसे अपने कमरे में आने का निमंत्रण आंखों ही आंखों में दे रहे थे, पर वह खिड़की वाली घटना से नाराज थी, इसलिए चुपचाप सोने की कोशिश में थी। हल्की झपकी लगी ही थी कि उसे अपने बगल में किसी के होने का आभास हुआ। वह पलटी तो अनूप उसे बाहों में बांधकर चूमने लगे। कमरे में अंधेरा था। बहन सो रही थी, पर वह कांप रही थी कि जवान बहन आहट से जग गई तो उसके बारे में क्या सोचेगी। पर अनूप को इस समय अपनी बहन तक की परवाह नहीं थी। वे उत्तेजना में फुसफुसाकर जाने क्या क्या कहे जा रहे थे। उस पर भी उनके स्पर्श से नशा छाने लगा था। फिर भी वह अपने को संभाले हुए थी।
प्रेम में इस तरह देह को शामिल करना उसके सिद्धांतों के खिलाफ था। फिर अभी तो यह भी निश्चित नहीं था कि वे उससे प्रेम करते हैं और विवाह भी करेंगे, पर वह उन्हें रोके भी तो कैसे। तभी उसके दिमाग में कुछ कौंधा। उसने धीरे से कहा, अगर बच्चा हो गया तो। यह सुनते ही अनूप का जिस्म ठंडा पड़ गया। प्यार के इन क्षणों में भी उनका दिमाग सक्रिय था। वे फंसने वाला काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने धीरे से उसकी हथेली चूमी और अपने कमरे में चले गए। उनके जाते ही उसकी नींद उड़ गई। वह सोचने लगी, अनूप उससे प्यार नहीं करते। प्यार करने वाला देह के लिए हड़बड़ी नहीं दिखाता। वे जिस तरह से उसे गुनाह की तरह छिपा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि उससे विवाह तो दूर, ज़्यादा समय तक प्रेम का रिश्ता भी नहीं रखेंगे। एक तरफ वह यह सब सोच रही थी, दूसरी तरफ उसका शरीर जाग उठा था। अनूप के स्पर्शों ने जैसे ज्वालामुखी पर जमी राख उड़ा दी थी। अब वह क्या करे। रात भर वह सो नहीं पाई। सुबह तक उसे डिप्रेशन हो गया, पर अनूप संभल चुके थे। उसकी हालत देखकर उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। वे जान गए थे कि जिसे मन बहलाव समझ रहे थे वह गले में बंधने को तैयार है, पर वे ऐसा हरगिज नहीं कर सकते थे। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था। बस आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वे मौका देखकर उसके पास आए और बोले, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे अंदर इतनी गहरी नैतिकता होगी। मैं तो तुम्हें बोल्ड समझा था, पर तुम तो उन्हीं लड़कियों में से निकली जो पति के अलावा किसी दूसरे के स्पर्श को भी पाप समझती हैं। भाई, हम तो प्रेम को गिलास से भरा पानी समझते हैं। प्यास लगी, पी लिया और आगे चल दिए। अब गिलास से बंद कर तो जिंदगी नहीं चल सकती ना। तुम ही सोचो, जब हाथ से हाथ मिला सकते हैं तो जिस्म से जिस्म क्यों नहीं। हाथ मिलाना जब पाप नहीं तो जिस्म मिलाना कैसे हुआ। वह रोते रोते बोली, पर मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपसे दूर नहीं रह सकती। बताइए मुझ में क्या कमी है, आप मुझे क्यों नहीं अपना सकते। वे गंभीरता से बोले, देखो तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ, पर सारी खूबियों के बावजूद राधा रुक्मिणी नहीं हो सकती। तुम चाहोगी तो तुमसे आजीवन दैहिक रिश्ता रख सकता हूँ, इसमें मुझे कोई नैतिक बाधा नहीं है, पर इस तरह हालात बनाओगी तो मुश्किल होगी। अरे पगली, मेरे जैसे जाने कितने अनूप तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराएंगे। क्यों मुझसे बदलना चाहती हो। तुम में सौंदर्य है, प्रतिभा है, देखना कल तुम कहाँ होगी। मेरे ऊपर तो परिवार की जिम्मेदारियां हैं, मैं तो शायद विवाह भी न करूं। तुम अपने आप को संभालो। उस पर तो जैसे वज्रपात हुआ। वह तो अनूप के साथ जीवन बिताना चाहती थी, पर वे तो, क्या उनका वह प्यार झूठा था। वे तो उसे लोगों में बांट देना चाहते हैं। उसका डिप्रेशन और बढ़ गया। अनूप के बाहर जाने के बाद वह किसी तरह उठी और रिक्शा करके अपनी एक सहेली के घर चली गई। सहेली उसकी हालत देखकर घबरा गई और उसे एक मनोचिकित्सक के पास ले गई। वह सिर्फ फूट फूट कर रोती रही। डॉक्टर को सारी बात विस्तार से बिना अनूप का नाम लिए उसे बतानी पड़ी। डॉक्टर ने उसे डांटा, उस फ्रॉड आदमी से आप अब भी उम्मीद रखती हैं। आनंद और अनूप के दोस्तों ने भी कहा था कि अनूप एक खुदगर्ज, जाति व क्लास कॉन्शियस आदमी है, बातें चाहे कितनी भी प्रगतिशीलता की करे। अनूप की आदत थी कि वे अपने सौंदर्य व प्रतिभा का परीक्षण लड़कियों पर किया करते थे।
इस बात से अनभिज्ञ कि यह भी एक तरह की हिंसा है। वे जिस भी सुंदर लड़की से मिलते, मुग्ध भाव से ऊपर से नीचे तक इस तरह निहारते कि लड़की समझती उसे पसंद करते हैं। फिर जुबान से वे मीठी बातें करते, लड़की और भी प्रभाव में आ जाती। 2 कदम उसके साथ चलते, लड़की प्रेम करने लगती, पर उसके प्रेम में पड़ते ही वे पलायन कर जाते। लड़की शिकायत करती तो उसे कुंठित कहते। अब तक शायद उन्होंने अपने सौंदर्य व प्रतिभा का परीक्षण किया था, पौरुष का परीक्षण करने का साहस नहीं जुटा पाए थे। शायद जानते थे कि इसमें वे फंस सकते हैं, पर पौरुष को लेकर वे कंफ्यूज थे। उन्हें ऐसी लड़की की प्रतीक्षा थी जिससे उन्हें किसी तरह का खतरा न हो। शायद वह उसे ऐसी ही लड़की समझ बैठे थे, पर वे भूल गए थे हर लड़की आखिर लड़की ही होती है, बिना प्रेम के समर्पण नहीं करती। माना कि इस तरह के विचार रखने के लिए वे स्वतंत्र थे, पर उसे तो धोखे में न रखते। अनूप को यह शिकायत है कि उसने उनके बारे में गलत लिखा। वे इस चोट को भूल नहीं पा रहे हैं। वे कहते हैं, इस कहानी की काट लिखो। उन्हें सिर्फ अपनी चिंता है, उसके अकेलेपन की पीड़ा। उनके अनुसार वह सजा है जो कहानी लिखकर उसने की है, अन्यथा वे उसे प्यार करते, यानी कि चोरी छिपे रिश्ते रखते। वह सोचती है, पुरुष क्यों प्रेम भी दया की तरह स्त्री की झोली में डालना चाहता है, क्यों अपनी शर्तों के अनुसार प्यार करना चाहता है। उसे नहीं चाहिए पुरुष का ऐसा प्यार। उसकी तन्हाइयाँ, उसका संघर्ष और उसकी कलम बस जिंदगी के शेष दिनों के लिए यही काफ़ी है। पर आज रात फिर अनूप का फोन आया है। 36 घाट का पानी पीकर सतवंती बनने चली हो? बंद करो कहानी लिखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और भी गाली गलौज। वह सोचती है, शायद यही बाकी था, शायद यही मोहभंग है। अंत भी क्या इसी अनूप के लिए वह रोती तड़पती थी, हर नायक में उसी की छवि देखती थी, उसी को हर जगह ढूंढती थी, उसी को प्रभावित करने के लिए कलम उठाई थी। दूसरी स्त्री की गंध से भरे इस आदमी के पास उसे देने के लिए कभी कुछ नहीं था। भाव का वह तुलसी पत्र भी नहीं जिससे उसका पलड़ा उसके पलड़े की बराबरी पर आ जाता। अनूप ने उसे गाली दी, वैसी ही गाली जैसी असफल पुरुष देता रहा है। वही इल्जाम जो स्त्री पर लगाता रहा है, वही चरित्र हनन, बार बार वही सब कुछ। सच कहा था तुमने भर्तृहरि कि धिक्कार है इस प्रेम को, क्योंकि जिसे मैं चाहता हूँ वह किसी और को चाहती है, जिसे वह चाहती है वह किसी और को चाहता है, और जिसे वह चाहता है वह मुझे चाहती है। वह अमर फल प्रेम ही था न भर्तृहरि। तुम प्रेम का प्रतिदान न पाकर जोगी हो गए, और तुमने दूसरे संतों की तरह स्त्री को माया, ठगिनी और मुक्ति में बाधक कहा। आज मैं दुनिया की तमाम छली गई स्त्रियों की तरफ से कहती हूँ, पुरुष है माया, पुरुष है माया, पुरुष है ठग, और पुरुष है स्त्री की मुक्ति में बाधा। तुम्हें कुछ कहना है भर्तृहरि? तुम्हें कुछ कहना है भर्तृहरि? दोस्तों, यह मेरी कहानी पूर्ण रूप से एक काल्पनिक कहानी है। इसके पात्र भी काल्पनिक हैं। इसका किसी के जीवन से कोई संबंध नहीं है।
धन्यवाद। इस कहानी